न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा है कि अगर उन्होंने अलग रास्ता ना चुना होता तो वह आज मुख्यमंत्री जरूर बन जाते। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया कांग्रेस में रहकर ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन भाजपा में पिछड़ गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से बात करते हुए गांधी ने कहा, सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते अगर वो कांग्रेस के साथ रहे होते, लेकिन सिंधिया भाजपा में जाकर बैक बेंचर बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करने, संगठन को मजबूत करने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा एक दिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता चुना। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो राजस्थान में एक प्रयोग करें और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दे। जो लोग 2 साल में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए, वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा फिर। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा चेतन चौहान जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। पहले चेतन चौहान जी, हम आपका ही रुख करना चाहेंगे। सर, अचानक से राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद क्यों आ गई, और इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि कांग्रेस में रहते तो हम जरूर उन्हें मुख्यमंत्री बना देते? देखिए, सबसे पहली बात ये अचानक बात नहीं है, क्योंकि राहुल जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की बैठक में गए थे और वहां पर जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का एक फ्यूचर तैयार होता है, एक लीडरशिप तैयार होती है, उनको संबोधन करते हुए उन्होंने ये बताया कि थोड़ा आदमी को पेशेंस रखनी चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए। मंजिल मिलती है, ऐसा नहीं है कि मंजिल ना मिले। और उस पे उन्होंने सिंधिया जी का एक उदाहरण पेश किया नए अपकमिंग लीडर्स के आगे। सिर्फ इतनी सी बात थी और आज इसको बहुत बड़ा हाइप देकर बताया जा रहा है, जबकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो उन्होंने कही वो बात भी सच्ची है। इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? आप बताइए, क्या गलत क्या चीज कही उन्होंने? जो सिंधिया जी को जो मान सम्मान कांग्रेस ने दिया, वो इतना मान सम्मान आज बीजेपी में उनको मिल रहा है क्या? आप देखिए, वो हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी थे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, और जिस तरीके से राहुल जी ने ये भी कहा कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनके मेरे घर आने के लिए उनको जरूरत ही नहीं थी किसी से पूछने के लिए। तो इतना मान सम्मान जब किसी आदमी को मिले, और ठीक है, कई बार राजनीति में परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं दे पाते। तो अगर ये बात सब्र की बात थी, अगर सब्र रहते तो कौन कहता है, सारी दुनिया जानती है, सारा भारत जानता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले अगर सबसे बड़े नेता थे तो वो सिंधिया जी थे। इसमें कोई गलत बात मुझे तो लगती नहीं है। ठीक है, राहुल आनंद जी का रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, आप बताइए, क्या उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से वो अब बैक बेंचर हो गए हैं बीजेपी में आने के बाद। देखिए, ये जो पूरा संदर्भ है जी, ये पूरे संदर्भ की जो घटना घटी है उसकी खुद कांग्रेस ने अपने हाथों से लिखा था। आपको मैं याद दिला दूं कि
कांग्रेस पार्टी जो देश को आजादी में शामिल थी, उस समय उनके साथ या फिर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के साथ जो लोग भी कैबिनेट में रहे थे, आज उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक को चमकाने के लिए राहुल गांधी बाकी सारे नेताओं को दरकिनार करते चले गए। यहाँ तक कि मैं पहले भी ऐसा बोलता रहा हूँ, अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, क्योंकि देश देखता है इसको, कि अगर विरासत में सियासत प्राप्त हो जाती है तो उसको चलाने की कुशल योग्यता वाले व्यक्ति को परख होनी चाहिए, जो माननीय राहुल गांधी जी में नहीं है। और इसकी वजह से जो लोग उनके साथ खड़े हो सकते थे, जैसे कि जो सचिन पायलट थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बोलते थे उसी को राहुल गांधी जी दोहराते थे, क्योंकि कई बार कैमरों के नजर में भी पकड़ा गया है कि उनके कानों में बोला जाता था उनके द्वारा और वो उस चीज को बोलते थे। तो कहीं ना कहीं पीछे से जो डायरेक्टर थे और जो उस फिल्म को डायरेक्ट करते थे, उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जी हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी ही तत्कालीन एक बहुत ही बड़ी घटना घटी है, जिसमें जो 23 नेता थे कांग्रेस के, जो माननीय थे, जो जिनकी सोच को कांग्रेस ने जन्म दिया था और कांग्रेस के लिए वो समर्पित थे, उसके बाद भी उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने गलती क्या की थी? उन्होंने सिर्फ गलती ये की थी, कोई भी पार्टी का अगर वफादार व्यक्ति होगा, सेनापति होगा, तो वो चाहेगा किसी भी प्रकार से अपनी प्रतिद्वंदी को हराना और अपनी पार्टी के सरकार को कायम करना। जो वो लोग चाहते थे उनको भी दरकिनार किया गया और उन्होंने चिट्ठी लिखी माननीय सोनिया गांधी जी को, जिसकी वजह से उनको नजरअंदाज कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी को पीछे से बैक डोर से राजनीति करने का मौका मिले, ताकि कोई और उस पे हस्तक्षेप न कर। राहुल जी मैं आपको रोक रही हूँ सर, थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको रोक रही हूँ, मैं फौरन आपके पास ही लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, तुरंत हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए, जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई। नमस्ते अंकल। अशोक बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार, योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के उस बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहे होते तो वो मुख्यमंत्री जरूर बन जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो बैक बेंचर हो गए हैं। इन दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए, राहुल आनंद जी और चेतन चौहान जी। चेतन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ये बात अब कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर आपको वाकई में मुख्यमंत्री बनाना है तो थोड़ा राजस्थान का रुख कर लीजिए और सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बना दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा कि हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना तो भाजपा की एडवाइस चाहिए, ना उनका कोई मशवरा चाहिए, क्योंकि भाजपा ने एक बहुत गंदी राजनीति इस देश के अंदर शुरू की। आपने सारा प्रकरण मध्य प्रदेश का देखा, आपने राजस्थान का देखा, आपने गोवा का देखा, आपने पौंडीचेरी का देखा, मणिपुर का देखा। ये सरकारें गिराने का जो नया सरकार ने काम ढूंढा है, ये भाजपा जब से 2014 से के बाद आई है तब से यही काम चला आ रहा है। मेरे वाजिब दोस्त अभी बोल रहे थे कि जो लोग थे वहां उनका नजरअंदाज कांग्रेस कर रही है। मैं उनको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा के अंदर अडवाणी जी का क्या हश्र है, सारा देश देखता है। मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हश्र है, सारा देश जानता है। प्रवीण तोगड़िया जी का क्या हश्र है, वो सारा देश जानता है। इसलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने घर बाहर देख लेना चाहिए। और मैं ये बात भी कहूंगा कि कांग्रेस का मामला इतना कांग्रेस परेशान नहीं होती जितना भाजपा को ये परेशानी देती है। मुझे एक बात आज समझ नहीं आई कि अगर राहुल जी ने अपने नए नेतृत्व को कुछ समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, और आज तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि शायद सिंधिया जी के दिल के अंदर जो है वो शायद राहुल गांधी जी के मुंह से निकला है, क्योंकि जो हालात आज सिंधिया जी के हैं वो वाकई ही अडवाणी जी वाले हो गए हैं। कहा दूसरे नंबर के आदमी मध्य प्रदेश में थे और आज वो चौथे या पांचवें नंबर के आदमी भाजपा में है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर आप राजनीति देखेंगे तो मैं ये मानता हूं कि शिवराज चौहान के बाद वहां बहुत मजबूत नेतृत्व भाजपा का मौजूद है। वहां विजय वर्गीस जी हैं, नरेंद्र तोमर जी हैं, आपके नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और बेचारे सिंधिया जी को तो अभी तक कोई मंत्री पद भी नहीं मिला। तो इसलिए मैं ये बात कहूंगा कि आज जो हालात हैं उस हालात का जो राजस्थान में जिस तरीके से अभी टिप्पणी करी कि राजस्थान में आप सचिन पायलट को बना दें, परंतु सचिन पायलट जी को भी तो किस तरीके से इस्तेमाल किसने किया, इसके पर्दे के पीछे था कौन? ये सारे देश ने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के अंदर मानेसर के रिजॉर्ट के अंदर कांग्रेस के विधायक रखे हुए थे। राजस्थान पुलिस को वहां जाने नहीं दिया गया, किसी नेता को मिलने नहीं दिया गया। तो ये जो चीज इस देश के अंदर चलाई है, नई प्रथा सरकारों को घेरने की, मध्य प्रदेश तो इसके अंदर सबसे ज्यादा लिप्त है। 22 मार्च को मोदी जी जनता कर्फ्यू अभी भी बरकरार है। अगर आपकी सारी बातें मान भी ली जाएं तो उसके बाद भी सवाल यही है कि ठीक है, फिर सचिन पायलट को उनके इंतजार का फल कब मिलेगा? अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके इंतजार का फल जरूर मिलता तो सवाल तो अब ये भी बनता है कि फिर सचिन पायलट को कब मिलेगा। और हम तमाम जवाब जो है राहुल आनंद जी से ही लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद राहुल जी मैं तुरंत आपके पास ही हाजिर होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद खबरनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, बताइए, तमाम बातें आपने सुन ली होंगी चेतन चौहान जी की भी, और सवाल वही है कि सचिन पायलट को कब मौका मिलेगा। देखिए, मैं चेतन चौहान जी को बता दूं कि ये उस कांग्रेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एंटी नेशनल कांग्रेस का काम कर रही है, जो कभी देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखी थी, और जो गंदी राजनीति की जो बात कर रहे हैं। मेरे कहने का संदर्भ यही है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई देश के खिलाफ बातें होती हैं तो उसकी आप सबूत मांगते हैं, तो ये गंदी राजनीति का काम तो आप कर रहे हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये सारे लोग जानते हैं। आज भाजपा की सरकार है तो कल गैर भाजपा की सरकार होगी, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त कर और अपने देश की संप्रभुता का खतरा ना रहे, इसका प्रयास आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। और उस पर सवालिया निशान अगर आप उठाते हैं तो ये आपकी गंदी राजनीति और उच्च मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। आपने जो अरमानी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे आज भी मार्गदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ही खड़ा किया है और उन्होंने ही जीवित रखा है। उनके मार्ग का अनुसरण हम आज भी करते हैं और उसी पथ पे चल रहे हैं। जो भाजपा को जन्म जय श्री राम से मिला है वो उन्हीं की देन है। हम उनकी पहचान को अब भी बरकरार रखें और लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने जो एक चीज और कहा कि राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण देकर लोगों युवाओं को समझाने का प्रयास किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये उदाहरण उन्होंने बहुत देर से दिया है, जबकि आपके यहाँ के लोग जब खंड विखंड होते जा रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए। और पूरे रेस में जहां से सिर्फ एक ही आदमी दौड़ रहा है, अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार हैं, आप उसको बचाने के लिए बाकी लोगों का बलिदान दे रहे हैं। ऐसा ये नहीं है कि आपके यहाँ भी, आपने मुझे बताया कि हमारे यहाँ कितने कद्दावर नेता हैं, तो ये कद्दावर नेता की सूची आप भी निकालिए कि आपके यहाँ कौन अध्यक्ष बनने लायक है, आप उनको सम्मान दीजिए। और जो बैक बेंचर्स की जहां तक बात कही गई है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान आज भी भारतीय जनता पार्टी ने सर आंखों पे रखा है, उन्हें राज्यसभा में बैठाया गया है। और ये जो मंत्री बनाने की जहां तक बात की गई है, तो मंत्री बनाने के लिए भाजपा ने कभी उनसे कोई डील नहीं कर, और उन्होंने उनको सम्मान जरूर दिया है और आगे उनके नेतृत्व के लिए हम अपेक्षित रहेंगे और हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और अगर आगे की बात की जाए कि आपने कुछ सरकारों की बात की कि यहाँ भाजपा ने यहाँ सरकार गिराई, वहां सरकार गिराई, तो ये आपके नेतृत्व में कमी कहीं ना कहीं है जिसको आप निखार नहीं पा रहे हैं। तो आपने मौका ही क्यों दिया? और ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि भाजपा ने गिरा दिया। कभी आप अपने आईना को साफ करके तो देखिए, हम पे तो बहुत सारे दाग लगे हैं, हम तो मानो हम पे तो कीचड़ भी उछले हैं, तो आप उसे तो साफ करिए कि आपके यहाँ आखिर सवालिया प्रश्न कहाँ उठ रहा है। अगर भाजपा ने ये बात कही है कि सचिन पायलट जी को मौका मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। ये युवा से आते हैं और उनको मौका मिलना चाहिए ताकि आपकी राजस्थान निखर सके, मुखर हो सके। एक आप ही तो उदाहरण को पेश कीजिए, आप उदाहरण पेश भी नहीं करते हैं और गंदी राजनीति का इल्जाम आप हम पे लगाते हैं। मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 2013 में पंजाब में एक कानून पास किया गया था जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया था। आप उनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 के खिलाफ तो ला दिया अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन आपने उसको नहीं हटाया जिसपे
जिसपे कड़े आर्थिक दंड का प्रावधान है, आप उसको हटाते तब मैं समझता कि ये आज जो हम बातें कर रहे हैं, तो मैं कहीं आपकी बातों को समझता, कहीं आप हमारी बातों को समझते। इसलिए पक्ष और विपक्ष की बातें आरोप लगाकर ही चलती हैं, लेकिन आप अभी अपने शीर्ष नेतृत्व को यह तय करिए कि आप उस घोड़े को धक्का दे रहे हैं जो इधर उधर देख ही नहीं सकता है। इसलिए आप उनको संभालिए। आप उनके चक्कर में बाकी 23 नेताएं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया आपकी पार्टी के लिए, आपने उनको नजरअंदाज कर दिया। वो बोल भी रहे हैं, फिर भी आपको बुरा लग रहा है। आप उनको मनाइए तो सही, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन जाए राजस्थान में, और आप फिर से उसी सेनापति को कोसें कि सेनापति अगर बदल गया होता तो लड़ाई करने में आसानी होती और हम जीत सकते थे। जी बताइए चेतन चौहान जी, आपको काफी हंसी भी आ रही है, पता नहीं इसमें क्या आपको फनी नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये भी है बीजेपी एक चीज और है सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो 2 साल से अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए पल्लवी जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है जी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात को चरितार्थ कर रहे हैं। आप किस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि सारा प्रकरण और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से सरकारों को गिराने का काम हुआ है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और देश की जनता भी जानती है। इसके लिए किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात रही, जो ये बात कर रहे थे मुद्दे से हटकर, इन्होंने कहा कानून बनाने की बात। अरे भाई, आज 100 दिन से किसान बैठे हुए हैं, उनके तो किसान आप बदल नहीं रहे हो, वो मरने लग रहे हैं, 200 से ऊपर लोग मर गए हैं, और आप अच्छे विपक्ष की बात कर रहे हैं। सारा देश मांग रहा है कि भाई वो कानून वापस ले लो, आप उसमें नहीं आ रहे हो, और आप ये बताना चाह रहे हो कि आप एक कंस्ट्रक्टिव इंडिया बनाने में लगे हुए हो। आज पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। दूसरी बात ये रही कि जो आपने कहा कि 23 लोग हमारे जो बोल रहे हैं, आज भी वो पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं। आज भी वो यही बोलते हैं कि पार्टी को हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसलिए अभी वो हमारे पास से गए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप जरूर उनको कह कर ये देश को दिखाने लग रहे हो कि कांग्रेस के अंदर आज अंतर्कलह चल रहा है। इस तरीके की बातें जो हैं वो नेतृत्व हमारा जानता है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए शहादतें दी हुई हैं। और रही बात ये कि हम दो साल से अपना नेतृत्व नहीं चुन पा रहे हैं, हमारा आंतरिक एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम चुनते हैं। आज तक अगर आप देखते आएंगे तो हमेशा चुनाव होता है, कार्य समिति का चुनाव होता है, और उस कार्य समिति के अंतर्गत ही हम अपना अध्यक्ष चुनते हैं। और अभी पिछले CWC में यही रेजोल्यूशन पास किया गया कि जून के अंदर हम नया प्रधान चुन लेंगे। परंतु आप तो पहले से मान जाते हो कि हम तो गांधी परिवार से बाहर नहीं आ रहे। ये तो रेजोल्यूशन भी कौन पास करता है? वहां CWC के मेंबर बैठते हैं, जिसके अंदर आज भाजपाई हो गए सिंधिया जी उसके एक अहम अंग थे। आज भी अगर आप सुने और देखें तो सिंधिया जी ने आज भी इस बात पर अब तक 1-1.5 साल में एक बार भी ये बात नहीं बोली कि कांग्रेस के अंदर इस तरीके से चुनाव नहीं होता और नेतृत्व की कमी है। ये सिर्फ भाजपाई सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए देश के अंदर, और कुछ नहीं। आज डर लगता है राहुल गांधी से, क्योंकि वो बेबाकी से बोलने लग गए हैं, बेबाकी से जाकर बात करते हैं, इसलिए आज डर लगने लग गया है भाजपाइयों को। और वो कुछ और मुद्दे की बात ना करके सिर्फ गांधी परिवार की बात करते हैं। बिना गांधी परिवार के ना तो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता रह सकता है, ना राज्य का प्रवक्ता रह सकता है, और ना जिले का प्रवक्ता रह सकता है। सिवाय गांधी परिवार के आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप और बहुत सारी जगहों में फंसते हैं, उसका आप जवाब नहीं देते। बेरोजगारी दुनिया आपसे पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। कृषि कानून आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो।
भ्रष्टाचार आप किससे पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। घुमाकर आपने एक ही चीज पर लेके आना है कि गांधी परिवार ऐसा। अरे भाई, आज तो 7 साल आप देश चला रहे हो। नए भारत का निर्माण शायद 2014 के बाद शुरू हुआ है, उस निर्माण की बात कर लो। बिल्कुल आज बिल्कुल भी बिल्कुल राहुल सोनिया आनंद जी, इस गांधी, पर राहुल आपका गांधी। आखिरी कमेंट जरूर लेंगे सर, समय की भी कमी है हमारे पास, इसलिए आपका आखिरी कमेंट जरूर लेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं। बिल्कुल राहुल जी, लौट रही हूँ, तुरंत लौट रही हूँ सर आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बताइए राहुल आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, तमाम बातों का जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं चेतन जी को, जो चेतन जी ने हंसी वाली सवाल आपने पल्लवी जी पूछा था, तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया उनको याद आ गई होगी संसद में बैठे बैठे, जो वो कभी कभी करते हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं ये याद आ गई होगी उनको कि 2500 भी राहुल गांधी जी ने कभी कहा था। अब आ जाता हूँ विश्व हंस रहा पे। तो विश्व तो जरूर हंस रहा है, लेकिन विश्व हंस किस पे रहा है, ये सवालिया निशान है। विश्व हंस रहा है कांग्रेस की करतूत पे, क्योंकि हम एक महाशक्तिशाली देश के पूर्व राष्ट्रपति ने भी राहुल गांधी जी को अनफिट बताया था। और जहां तक अध्यक्ष का सवाल है, तो ये अध्यक्ष कहीं से भी आएगा ना। मैंने पहले भी कहा था अपने प्रारंभिक संबोधन में कि हर जगह रेस में एक ही व्यक्ति जीतेगा, वो गांधी परिवार का होगा, चाहे वो सोनिया गांधी हो या प्रियंका वाड्रा जी हो या फिर राहुल गांधी जी हो। और बीजेपी पे जो इन्होंने कटाक्ष किया, तो मैं इनको प्रश्न का उत्तर दे दूं कि बीजेपी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या वो बता पाएंगे? मुझे कोई नहीं बता सकता है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय की जो बात इन्होंने की है, तो मैं इनको बता दूं, इन लोगों को भाजपा पे कटाक्ष करने से ही इनको वो पद मिलेगा जब ये गांधी परिवार के तरफ से ही अपनी बातों को करेंगे। गांधी परिवार के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। कर दिखाया है इनके नेताओं ने, जिन्होंने दरकिनार कर दिया है। अब आ जाता हूँ डर वाली बात पे।
जो इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से ये बीजेपी वाले डर गए हैं, तो ऑब्वियसली डर जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता चली जाएगी जिसे ये नहीं पता है कि 2500 क्या होता है, और भीड़ को संबोधन करते वक्त ये नहीं बता पाते हैं कि जिस भीड़ को संबोधन कर रहे हैं उसका विभाग केंद्र सरकार ने पहले बना रखी है या नहीं रखी है, तो बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बेवकूफियत अगर हो जाएगी तो पूरा विश्व शर्मसार हो जाएगा। और इन्होंने जो कृषि कानून के बारे में कहा, तो मैं इनको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के पेज नंबर 9 की मैनिफेस्टो में इस प्रकार के कानून को लाने के बारे में वर्णन किया गया था। तो आप पूरे टीवी पर जब आप बैठते हैं उनकी तरफ से, तो क्यों नहीं आप माफी मांग लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, हम इसको वापस लेते हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। तो इसलिए बातों को करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए कि आप कह क्या रहे हैं, कम से कम तार्किक बातें करें और उसका इनकाउंटर करेंगे तो हमें भी मजा आएगा, आपको भी आनंद आएगा। जी बताइए चेतन जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगे इस मसले पर। देखिए, 2-3 चीजें मेरे वाजिब दोस्त ने कही। पहले तो मैं ये कहूं कि अगर कृषि कानून की ये बात करते हैं और प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ ले। उसके अंदर कहा, हमने ये कहा था कि हम एपीएमसी को खत्म करेंगे, हमने ये कहा था कि एपीएमसी का बल्कि और अगर आज 10 किलोमीटर पे है तो उसको 2 किलोमीटर पर लेके आएंगे। ये जो भ्रम फैलाने का काम है भाजपा का, ये बार बार आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। और रही बात, इन्होंने कहा कि आज विपक्ष पे हंस रहा है, कांग्रेस पे हंस रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस का तो अस्तित्व, सरकार तो आप चला रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं है। तो क्यों फ्रांस बोल रहा है, कनाडा बोल रहा है कि यहाँ के प्रधानमंत्री अपने किसानों से नहीं मिलते? तो राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं है। आज जो भी है वो प्रधानमंत्री मोदी जी है, और मोदी जी की वजह से ही हमारी देश की पहचान है वहां पर। अभी आपने एक बात कही, और इसी में अगर मैं कहूं, उद्योगपति राहुल बजाज ने राहुल जी की तारीफ करी, स्टीव जॉब्स ने राहुल जी की तारीफ करी, वो तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि बिना गांधी परिवार की आलोचना करे हुए भाजपा रह नहीं सकती, मुद्दों पर बात नहीं कर सकती। मैंने बेरोजगारी की बात करी, आपने नहीं बताया कुछ भी। मैंने भ्रष्टाचार की बात करी, आपने नहीं बताया कुछ भी, क्योंकि सिर्फ गांधी परिवार के बारे में बोलना है, ये शायद आपको किसी पाठशाला में पढ़ाया जाता होगा। इसलिए बात मैं ये करना चाहता हूं कि इस देश को सच्चाई बताइए, जो सच्चाई है। इतनी बेबाकी से क्या मैं आज ये बात बोलता हूं पल्लवी जी से, जो आज राहुल जी ने बोला है, क्या इतनी बेबाकी से कोई नेता भाजपा का अपने नेता के बारे में बोल सकता है? और रही बात 2500 करोड़ की, 5 ट्रिलियन के जीरो तो आप लोगों को भी नहीं पता, जो प्रधानमंत्री जी ने वहां से बोल दिए थे। तो इसलिए इन चीजों में उलझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ मुद्दे की बात करें, देश की बात करें, देश हित की बात करें। गांधी परिवार रहे या ना रहे, उससे देश हित से क्या लेना देना है? आप मुझे बताइए। कांग्रेस का मामला है, अध्यक्ष हमने चुनना है, कांग्रेस ने चुनना है, परंतु हमें मशवरा भाजपा से लेना चाहिए। ये किस तरीके की आज राजनीति हुई है? कभी आपने हमारे मुंह से सुनी कांग्रेस से कि आपका अध्यक्ष इस तरीके से, आपके नेता इस तरीके से पार्टी में काम करते हैं? परंतु जब आप बोलते हैं तो हमें आपको उदाहरण के तौर पर बताना पड़ता है। कभी भी जिंदगी में आप देख लेना। चेतन जी, देखिए, बीजेपी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में राहुल गांधी ने बात छेड़ दी, भले ही उदाहरण के तौर पर छेड़ी हो, तो अब जवाब तो मिलना ही था। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अब बीच में ना आए, ये तो आप भी जान रहे हैं। जब हर मसले पर गांधी परिवार आता है तो अब तो आपने खुद ने नाम लिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो अब तो ये मसला आना ही था और गांधी परिवार बीच में आना ही था। वैसे समय की बहुत कमी है हमारे पास। राहुल आनंद जी, आप जो भी कहना चाह रहे हैं सर, जल्दी से अपना जवाब रख दीजिए। देखिए, बातें कर रहे हैं और इन्होंने मैनिफेस्टो के बारे में बात की, तो मैं आपकी मैनिफेस्टो को अगले डिबेट में आपको मैं दूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कांग्रेस प्रॉमिसेस शब्दों पे किन किन बातों का जिक्र किया गया है। और जो आपने एक बात कही कि गांधी परिवार पे ही इनका सारा केंद्रित रहता, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जब शासन किया था तो सबसे ज्यादा आपके दामाद जी सबसे ज्यादा पूंजीपति हुए थे, जिसके ऊपर आज भी बुलाया जाता है और उनके सवाल किया जाता है, जबकि उसकी वो तार्किक जवाब देने से बचते आए हैं। मैं आपको और याद दिला दूं
कि संगठन ही हमारा परिवार है, इसलिए हम संगठन की बात करते हैं और संगठन में हर एक व्यक्ति हमारा परिवार का एक सदस्य है। तो अगर उसके ऊपर कोई भी अगर कटाक्ष करता है तो हम उसकी तार्किक जवाब देने के लिए प्रतिबंधित हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने जो एक बात ये भी कहा मुझसे कि मशवरा की जहां तक बात की, तो चलो आप हमारी बातें ना मानो, कम से कम आप अपने वो तो नेताओं की बात मानो जो 23 नेता जम्मू में जाकर एक रैली की थी और जिसमें एक मीटिंग में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। कम से कम उनकी तो बात कब मानो, वो तो प्योर कांग्रेसी है, वो तो अलग नहीं है। तो उनको भी आप नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर जो लजाई हुई बिल्ली होती है वो खंभा नोचती है। तो आप उस चीज को प्रूफ ना करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। और जहां तक पाठशाला की बात है, तो अगर कांग्रेस इस पाठशाला में अगर अध्ययन करे तो हो सकता है आने वाले 20 साल में वो मुकाबला कर सकती है और अच्छे विपक्ष में बैठने के लिए प्रतिबंधित हो सकती है। जी ठीक है, दोनों ही मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा यहाँ पर करना चाहूंगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए इतने अहम मुद्दे पर। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी के बयान पर इस समय बवाल मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा है कि अगर उन्होंने अलग रास्ता ना चुना होता तो वह आज मुख्यमंत्री जरूर बन जाते। राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया कांग्रेस में रहकर ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में जाकर पिछड़ गए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से बात करते हुए गांधी ने कहा, सिंधिया मुख्यमंत्री बन गए होते अगर वो कांग्रेस के साथ रहे होते, लेकिन सिंधिया बीजेपी में जाकर बैक बेंचर बन गए हैं। उनके इस बयान पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नरोत्तम मिश्रा और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनके इस बयान पर पलटवार किया है। आइए आपको दोनों ही नेताओं के एक बार फिर से वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें राहुल गांधी पर वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। सवाल उठा रहे हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर। और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भावरे कर दिए। 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, नहीं बदला। और इसी मसले पर चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर नेपाल सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सीधा सा मेरा सवाल है, राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आखिर अचानक से क्यों आई और उनका दर्द क्यों छलक पड़ा? अब इस समय, वो भी चुनावों के समय में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद करने का क्या मतलब समझा जाए? धन्यवाद पल्लवी जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं पता कि राहुल जी ये माधवराव सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझा रहे हैं या सचिन पायलट को समझा रहे हैं या किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य तो जा चुके हैं। अब इसका यही मतलब जिस तरह भगदड़ टीएमसी बच रही है तो वो शायद हो सकता है कल को भाजपा का अगला निशाना राजस्थान हो, फिर से दोबारा वो एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो वो कहीं उन लोगों को वो याद दिलाने गया है कि जो लोग गए थे उनको कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिली है, तो इसलिए आप शांति से बैठे रहिए। जहां तक बात है सिंधिया को याद करने की, सिंधिया परिवार के बहुत लंबे समय तक संबंध परिवार से रहे हैं। इनके अंदर दोनों के अंदर संबंध भी अच्छे थे, लेकिन ये चीज तब समझाने थी जब मौका था, तब तो राहुल गांधी जी के पास समय नहीं था समझाने के लिए। और वैसे भी कांग्रेस जैसी पार्टी में जो पारिवारिक पार्टी होती है उसमें किसी को मुख्यमंत्री बनाना, किसी मुख्यमंत्री हटाना आसान है, जबकि जो दूसरी पार्टी है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, चाहे वो लेफ्ट की पार्टी हो या भाजपा की पार्टी हो, उसमें प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा तो हो सकता है, मेरा तो मानना है कि राहुल जी ने ये बात अपने दूसरे व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की, जो बहुत सारे लोग अभी इकट्ठा हो रहे हैं, जो कश्मीर से प्रेशर नया आया है, उन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप भाजपा के चक्कर में ज्यादा ना पड़िए, क्योंकि वहां जाने से आपको वो चीजें नहीं मिलती जो आपको उम्मीद दिलाई जाती है।
यानी कि साफ तौर पर G23 के नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब जो ये सवाल उठाया गया है कि आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते, तो क्या लग रहा है, ये बीजेपी सवाल तो उठा रही है, आप आने वाले समय में सचिन पायलट का कोई बड़ा भविष्य देख पा रहे हैं, उन्हें किसी बड़े चेहरे के तौर पर देख पा रहे हैं सर? नहीं, ये सब चीजें डिसाइड होंगी बंगाल के चुनाव के बाद। बंगाल और केरल के चुनाव के, दक्षिण भारत के चुनाव के बाद में भाजपा अपने को उत्तर भारत में केंद्रित करेगी। उसकी पहली शुरुआत उन्होंने आज आपके उत्तराखंड में कर दी है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री परिवर्तन वो कर रहे हैं। उसमें वहां एक ऐसा नेता लाया जाएगा जो कंसेंसस का होगा। फिर सेकंड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से वो हरियाणा में होगा। हरियाणा में भी वो जरूर नेतृत्व परिवर्तन करेंगे और उसके साथ साथ वो राजस्थान का एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। राजस्थान में कुछ भी उठल पलट करके वो अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, ताकि उत्तर भारत में जो चुनावी लहर हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो उत्तराखंड की हो, चाहे वो पंजाब की हो, वो इसको अपने को कहीं ना कहीं एक विक्ट्री की तरफ जीतते हुए दिखाई। तो क्या इन्हीं स्थितियों को भांप लिया है कांग्रेस ने, इसलिए आज इतना बड़ा बयान दिया गया और साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर ही निशाना साध दिया गया? बहाना रहे हैं सिंधिया तो कि वो अब वहां जाकर बैक बेंचर बन गए हैं, लेकिन तमाम इतने लोगों को यहां साधने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर सिंह, ये बिल्कुल सही बात है। ये एक रणनीति का पार्ट है। इसमें बहुत सारे लोग, ये हुड्डा जी के लिए भी एक सीधे सीधे आपके लिए मैसेज है, ये बाकी नेताओं के लिए एक मैसेज है, जो भगदड़ मस्ती है नीचे लोगों को मैसेज है कि जिस भाजपा के प्रति बहुत आप आकर्षित हो रहे हैं, दूसरी पार्टी प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, वो पार्टियां आपको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती जितना वो वादा जब आपको लेना होता है उससे पहले करती हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके पास अभी, क्योंकि वो मुद्दा तो अभी ऐसे ऐसे पड़ा है ना, जो वरिष्ठ नेताओं ने अपना पत्र लिखा है, इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो खुलेआम यदि चुनाव की नीति आए तो वो चुनाव भी लड़े। तो ये अपनी पार्टी को एक समेटने की कोशिश है और ये विश्वास दिलाने की कोशिश है कि पार्टी में ही उनका अपना भविष्य है। ठीक है डॉक्टर सिंह, मेरा आखिरी सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पोजीशन इस समय आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई में वो बैक बेंचर हो गए हैं बीजेपी में जाने के बाद? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैंने बताया ना, भाजपा की एक परिस्थिति इस तरह की, यदि किसान आंदोलन ना होता तो अब तक मंत्रालय का जो विस्तार हो रहा था वो हो चुका होता, और मंत्रालय विस्तार होता तो उनको जो मंत्रालय दिया जाना था वो उनको मिल जाता। लेकिन अब स्थिति ये है कि इस समय पे यदि भाजपा अपना मंत्रालय का विस्तार करती है, यानी कि रिशफलिंग करती है, तो उसको यदि वो बंगाल को कोई अपना नेतृत्व नहीं देती है तो ये मुद्दा बंगाल के चुनाव में बढ़ेगा। और यदि बिहार के नेताओं को किसी को हटाती है तो क्योंकि बिहार और बंगाल का बॉर्डर साथ साथ जुड़ता है तो वो एक मुद्दा बनेगा। तो मेरा ये मानना है शायद चुनाव के बाद में मई में जब नया विस्तार होगा तो उस विस्तार में सब परिवहन लिए जाएंगे। हो सकता है चंद्र राउत को भी यहाँ किया जाए, हो सकता है उनको ज्योतिरादित्य को लिया जाए। और बंगाल में जिनके पास ज्यादा सीट आती है तो बंगाल में अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। बंगाल के छोटे नेताओं को ऐसे लेके उत्तर प्रदेश को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो उत्तर भारत के प्रदेश है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। सर, तो आपको बता दें कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो बात राहुल गांधी ने कही थी उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और राहुल गांधी पर पलटवार किया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से साल 2020 की तरह ही 2021 में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। यहाँ कोरोना लगातार तेजी से अपने पांव पसार रहा है। यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या में 89% की बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। यही वजह है कि अब मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सख्ती बढ़ गई है। बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच अब एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट लौट आई है। मुंबई के ठाणे में कोरोना को काबू करने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन को ही अपना हथियार बनाया है और इसने ठाणे के 11 हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर हालात इसी तरीके से रहे तो पूरे महाराष्ट्र को एक बार फिर से लॉकडाउन जरूर देखना पड़ेगा। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर